नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंद्रनील डॉक्टर ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस तस्वीर को आप सभी ने हाल ही में ट्विटर, फेसबुक या और कहीं जरूर देखा होगा। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं इस तस्वीर के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। इस तस्वीर को डॉक्टर ध्रुव चौहान ने अपने ट्विटर में शेयर किया है और टाइटल है एमबीबीएस इज द न्यू बीटेक। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स लंबी कतारों में एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े दिख रहे हैं। ये तस्वीर असल में दिल्ली के दिलशाद गार्डन एरिया में स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यानी कि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की है। अगर हम डॉक्टर ध्रुव चौहान की पोस्ट की माने तो 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल की सिर्फ 20 खाली पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए हुए थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि जिस देश में वो अब तक सुनते आ रहे थे कि डॉक्टर्स की कमी है, वहीं पे डॉक्टर्स का जॉब मिलना मुश्किल कैसे हो सकता है। जहां अब तक सभी सोचते थे कि डॉक्टर बनना एक लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है, वहीं पे अब लोग अचंभे में पड़ गए कि अचानक से डॉक्टर्स की संख्या इतनी बढ़ कैसे सकती है। और अगर इतने ही ज्यादा डॉक्टर्स हैं तो वो आसानी से हर जगह मिलते क्यों नहीं है। और इसी शौक के चलते हजारों लोग इस पोस्ट को लाइक और रीट्वीट करने लगे और देखते ही देखते इस एक पोस्ट को लाखों व्यूज मिल चुके थे। यहाँ तक कि इस पोस्ट को कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया और इस एक पोस्ट में डॉक्टर्स से लेकर इंजीनियर्स तक और बिजनेसमैन से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक हर किसी ने कमेंट किया और हर किसी का इस टॉपिक पे अलग अलग मानना है। जहां परपेंडिकुलर वर्सेस टेंजेंट नाम के ट्विटर अकाउंट लिखते हैं कि नो इट्स नॉट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यूपी बिहार के स्मॉल टाउन्स में अक्यूट डॉक्टर शॉर्टेजेस है और 80% रूरल और टाउन की पॉपुलेशन को डिस्ट्रिक्ट के सिटी में जाना पड़ता है बस ट्रीटमेंट के लिए। वहीं डॉक्टर कर्नाटक जो कि यूएस के एक डॉक्टर है, वो लिखते हैं कि सेंड देम टू यूएस, वी नीड मोर डॉक्स इन द यूएस। और एक डॉक्टर लिखते हैं कि इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स पीजी प्रिपरेशन के दौरान टेम्पोररी इनकम सोर्स के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि दिल्ली के जीआर स्टाइपेंड अप्रोक्स 80 to 90 के होती है। लेकिन डॉक्टर सुमित जो कि और एक डॉक्टर है, वो लिखते हैं कि हैव सीन 400 प्लस कैंडिडेट्स फॉर ओनली 4 वैकेंसी, दैट टू 2 वीक्स बिफोर नीट पीजी एग्जाम। अब उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने ऐसा कहाँ पे देखा है, लेकिन इससे इस पोस्ट में मेंशन की गई बात को दम तो मिलता है। इस पोस्ट में डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला जो कि एचओडी है क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की जीटीबी हॉस्पिटल में, उन्होंने भी कमेंट किया है और वो लिखते हैं कि Yes, Dhruv, this is the state of our doctors when whole time we keep hearing about the scarcity of doctors. Doctors are jobless. Create jobs. अब ये सब देख के आपके मन में भी ये जरूर आ रहा होगा, तो सच क्या है? इज एमबीबीएस द न्यू बीटेक? तो आइए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए जानते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में मैंने कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखे हैं आपके लिए। दोस्तों, चीजों को शुरुआत से समझने के लिए आइए वापस चलते हैं डॉक्टर ध्रुव चौहान की उस पोस्ट में। इस पोस्ट में डॉक्टर ध्रुव चौहान आखिर में लिखते हैं कि इन पिक्चर इज दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जीटीबी फॉर द वैकेंसी ऑफ नॉन एकेड जेआर, यानी कि नॉन एकेडमिक जेआर। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जेआर्स कौन है। दोस्तों, जेआर टर्म का मतलब होता है जूनियर रेसिडेंट। अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस करी है और उसके बाद फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो: हाउस स्टाफ्स, एकेडमिक जेआर्स और नॉन एकेडमिक जेआर्स। हाउस स्टाफशिप वो होती है जो कि एमबीबीएस करने के बाद करी जाती है, जिसमें कि एक 6 मंथ के पीरियड के लिए आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़े कम पैसों में काम करते हो।
इसके दौरान आप किसी सीनियर के सुपरविजन में काफी काम करते और सीखते हो। हाउस स्टाफशिप में डॉक्टर्स प्रैक्टिकल काम और ज्यादा सीख रहे होते हैं। हालांकि इसके दौरान उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उनके काम को सुपरवाइज करने का काम उनके सीनियर्स का होता है और उनके कई सारे गलतियों के लिए उनके सीनियर्स के ऊपर मेडिको लीगल केस होगा, ना कि उन पे, क्योंकि हाउस स्टाफ का काम सही हो रहा है या नहीं देखने की जिम्मेदारी उनके सीनियर्स की होती है। इनके ऊपर आते हैं एकेडमिक जेआरस और नॉन एकेडमिक जेआरस। दोस्तों, एकेडमिक जेआरस वो होते हैं जो कि ईदर मेडिकल कॉलेजेस में किसी डिपार्टमेंट के अंडर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या तो खुद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। नॉन एकेडमिक जूनियर रेसिडेंट्स ऑन द अदर हैंड पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, और यही वो डॉक्टर्स हैं जो जनरली फर्स्ट कॉन्टैक्ट होते हैं हॉस्पिटल पेशेंट्स का। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पीजी स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिक जेआरस है, वो भी नॉन एकेडमिक जेआरस के जैसे ही पेशेंट्स देखते हैं। अब मेडिकल कॉलेजेस में वैकेंसीज का पता सबसे पहले वहां के स्टूडेंट्स को लगता है, और इसीलिए हाउस स्टाफशिप और एकेडमिक जेआरस की वैकेंसीज के निकलने के साथ ही मेडिकल कॉलेजेस के पासिंग आउट स्टूडेंट्स उन्हें जल्दी से फिलअप कर देते हैं, क्योंकि ईदर उन्हें हाउस स्टाफशिप में काम सीखने को मिलता है या तो एकेडमिक जेआरशिप में काम का प्रेशर कम होने की वजह से वो पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर पाते हैं। यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो सिर्फ हाउस स्टाफ शिफ्ट्स की पोस्ट निकलती है या तो मेडिकल ऑफिसर्स की, मतलब नॉन एकेडमिक जेआरस। वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ इन दो टाइप्स के जेआरस की ही पोस्ट निकलती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स। अब आते हैं कि इन्हें रेसिडेंट्स क्यों बोला जाता है। एक्चुअली इन डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स के कैंपस के अंदर ही एकोमोडेशन दी जाती है। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हाउस स्टाफ्स को भी मिलती है। अब दिल्ली में जहां रेंट्स इतने ज्यादा है, वहां पे फ्री का एकोमोडेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब आते हैं इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल स्टूडेंट्स की नंबर्स पे। अगर हम डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है, उनके इस पोस्ट की माने तो 2014 से लेकर 2023 तक इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस लगभग डबल हो गए हैं, और एमबीबीएस सीट्स तो डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, और यही हाल पीजी सीट्स का भी है। दोस्तों, इसके साथ अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें तो वो लास्ट 10 साल में 10% से भी नहीं बढ़ी है, और इससे ये बात साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लास्ट 10 साल में डॉक्टर्स की डिमांड कम तो हुई है, और आगे जब इन मेडिकल कॉलेजेस से ये स्टूडेंट्स पास आउट करके निकलेंगे तो वो और भी कम होगी। हु रेकमेंड करता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 लोगों पे, और हमें मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि हर जगह डॉक्टर्स की अक्यूट शॉर्टेज है, लेकिन असली पिक्चर इससे काफी अलग है दोस्तों। एक्चुअली इंडिया की डॉक्टर शॉर्टेज इंडिया के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। इनफैक्ट 2018 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि जहां इंडिया के वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जैसे कि झारखंड में एक्यूट डॉक्टर शॉर्टेज है और उनकी डॉक्टर इज टू पीपल रेशियो 1:8180 है, वहीं कई सारे ऐसे स्टेट्स भी है जहां की जरूरत के हिसाब से डॉक्टर्स कहीं ज्यादा है, जैसे कि तमिलनाडु जहां पे 1000 लोग पे सिर्फ 4 डॉक्टर्स है। और इसी कैटेगरी में तमिलनाडु से जस्ट नीचे दिल्ली भी आती है, जहां की डॉक्टर इज टू पीपल रेशियो 1:334 है, और ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की 2017 की और एक रिपोर्ट देखें, जिसने कि ये दिखाया है
कि इंडिया के 52% डॉक्टर्स सिर्फ 5 स्टेट से आते हैं, तो हम इससे क्लियरली समझ सकते हैं कि इंडिया के कई स्टेट्स में इतने ज्यादा डॉक्टर्स कैसे हैं और कई में इतने कम कैसे। और इसीलिए एमबीबीएस डॉक्टर्स का जॉब मिलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ इंडिया में कई सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स हैं, यानी कि क्वैक्स। 2016 में हू ने एक स्टडी पब्लिश करी थी जिसका नाम था द हेल्थ वर्कफोर्स इन इंडिया, और उसमें उन्होंने लिखा था कि 57.3% of those practicing allopathic medicine did not have any medical qualification। मतलब कि 57.3% डॉक्टर्स इंडिया में वैक्स है, और इस डेटा को अब गवर्नमेंट भी मानती है। लेकिन क्वैक्स की ज्यादातर आबादी गांवों और छोटे शहरों में पाई जाती है, क्योंकि गांवों और छोटे शहरों में डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन यहीं गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार का पार्लियामेंट में कहना था कि एनएमसी के अकॉर्डिंग जून 2022 तक 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर्स थे इंडिया में। अब इनकी 80% अवेलेबिलिटी पकड़ने पे हमें एक डॉक्टर पर 1194 पीपल की रेशियो मिलती है। और इनमें अगर हम इस साल के पास आउट होने वाले डॉक्टर्स को ऐड कर दें और अवेलेबिलिटी परसेंटेज को बढ़ा दे, तो रिजल्ट्स कुछ और ही निकल के आ सकती है। लेकिन अगर इंडिया में इतने ही ज्यादा डॉक्टर्स है, तो उनकी तादाद गांवों और छोटे शहरों में इतनी कम क्यों है? दोस्तों, इसके एक नहीं कई कारण हैं। जहां एक और डॉक्टर्स चाहते हैं कि उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले, वहीं गांवों में लोगों की एवरेज इनकम कम होती है, और इसीलिए गांवों में प्राइवेट चेम्बर्स खोल के डॉक्टर्स को कम फीस चार्ज करनी पड़ती है। और अगर वो फीस थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, तो ये पेशेंट्स फिर उनको छोड़ के कोएक्स के पास चले जाते हैं। इसी के साथ गांव के छोटे हेल्थ सेंटर्स में सिक्योरिटी की भी कमी होती है, जिसके कारण डॉक्टर्स अनसेफ फील करते हैं और गांव जाना प्रेफर नहीं करते। अब याद करिए दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मेडिकल कॉलेजेस में एकोमोडेशन भी मिलता है जेआरएस को। अब दिल्ली जैसी जगह में कई डॉक्टर्स अच्छे कोचिंग सेंटर्स में जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में जॉब मिलना उनके लिए सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि इससे उन्हें 80,000 से 1 लाख तक की सैलरी के साथ साथ एकोमोडेशन भी फ्री मिल जाता है। अब अगर उनको ये जूनियर रेसिडेंट्स या मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट मिल जाती है, तो इसके बाद वो फिर अच्छे से बैठकर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे, ताकि उनको एमडी या एमएस मिल पाए। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन ही वो जरिया है दोस्तों, जिससे कि अगर आप गूगल में आरएमओ यानी कि रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर की सैलरी सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा, और ये भी पूरा सच नहीं है दोस्तों। आपको इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की जूनियर रेसिडेंट्स और मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए दिखेंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर्स के लिए इतना जरूरी क्यों होता है एमडी या एमएस करना? तो इसका जवाब है दोस्तों, इनकम। मैंने खुद ऐसे 2 नर्सिंग होम्स में शुरुआत में काम किया है दोस्तों, जहां मुझे महीने का 30,000 मिलता था। ज्यादातर एवरेज साइज हॉस्पिटल्स में नॉर्मली स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होती है, और ये टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते 85,000 तक हो सकती है। लेकिन ये टाइम लगभग 20 से 30 साल का होता है, और इसीलिए डॉक्टर्स चाहते हैं एमडी या एमएस करना। इससे ज्यादा दोस्तों बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में मिलता है, जिस श्रेणी में दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम एमबीबीएस डॉक्टर्स के यहाँ
एक चीज उल्टा है, हमें गवर्नमेंट सेटअप्स में काम का प्रेशर ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन पैसे भी गवर्नमेंट सेटअप्स में ही ज्यादा मिलते हैं, अनलाइक मोस्ट स्ट्रीम्स। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम फिर ज्यादा कमाते कैसे हैं? इसका जवाब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वर्कलोड 1987 मैनेजमेंट में ही एक और लॉ वर्किंग निकाला आवर्स था में छुपे हुए जिसके हैं। अकॉर्डिंग ज्यादातर डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स 12 आवर्स से ज्यादा का लगातार ड्यूटी देना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ड्यूटी में रूल भी कंटिन्यूअस कम काम नहीं हॉस्पिटल्स ही होता फॉलो तो करते इसी हैं। में डॉक्टर्स रेस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह एक दिन एक हॉस्पिटल और दूसरे दिन कोई और हॉस्पिटल करके एमबीबीएस डॉक्टर्स ज्यादा कमाते हैं, लेकिन इससे उनकी फिजिकल और मेंटल लाइफ दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, डॉक्टर्स के पास इस वर्क लाइफ इम्बैलेंस से निकलने का बस एक ही जरिया होता है, और वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन इस पोस्ट ग्रेजुएशन को करने के लिए भी डॉक्टर्स को एक काफी टफ एग्जाम नीट पीजी क्रैक करनी पड़ती है, जो कि नीट यूजी से भी काफी गुना टफ होता है। और एक न्यू अपडेट मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगले साल से नीट पीजी एग्जाम की जगह नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। अब ये नेक्स्ट एग्जाम नीट पीजी से ज्यादा टफ होगा या कम, वो तो फर्स्ट एग्जाम होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस एग्जाम का पैटर्न सुनकर लग तो यही रहा है कि ये नेक्स्ट एग्जाम नीट पीजी से थोड़ा तो ज्यादा टफ होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी भी कई जगहों में एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है, और कई हॉस्पिटल्स को एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो कि आप एमबीबीएस डॉक्टर जॉब्स या आरएमओ डॉक्टर जॉब्स गूगल करने पे भी देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इसी तरीके से नए एमबीबीएस कॉलेजेस खुलते रहे तो वो दिन एक्चुअली में ज्यादा दूर नहीं जब डॉक्टर्स का जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने में लगभग 1 करोड़ के जैसा खर्चा होता है। अब अगर आपकी चाहत है कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने की, तो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि याद रखिएगा ये पैसे आपको एमबीबीएस करने के बाद कमाने भी पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, तो भी थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले, क्योंकि याद रखिएगा अब सिर्फ एमबीबीएस करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके बाद एमडी भी करनी पड़ेगी, और इसमें भी काफी पैसा और टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप में सेवा भाव है और आप निश्चित कर चुके हो कि आपको एमबीबीएस ही करनी है, तो एमबीबीएस जरूर करें, क्योंकि एमबीबीएस करने के लिए सेवा भाव और डिटर्मिनेशन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपकी लाइक्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट में रहे। अब अगर आप इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या कोई और टॉपिक पे आपको ऐसी ही रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस देखनी है, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, आपका इस विषय में क्या मानना है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबका इस विषय में नॉलेज बढ़े, और स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स और एस्पायरिंग डॉक्टर्स का भी इस विषय में नॉलेज बढ़े, ताकि उनको मालूम चले कि वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द गिफ्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप सबके लिए एक गिफ्ट रखा है मैंने। जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ किया है, उन लोगों को मिलेगा मेरे तरफ से एक फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन, अपने या अपने किसी भी एक फैमिली मेंबर के लिए। इसके लिए आपको बस अपने लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चारों का एक एक स्क्रीनशॉट मुझे डॉक्टर ट्रस्ट के फेसबुक पेज में डीएम कर देना है। अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूं दोस्तों।
मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।